जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए प्राचीन भारत के इतिहास विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। और ये प्रश्न है, भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में क्यों जाना जाता है। ये थर्ड जेपीएससी मेंस एग्जाम जो 2008 में लिए गए थे उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। और प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, ये गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था, टिप्पणी कीजिए। ये सेकंड जेपीएससी मेंस एग्जाम जो 2007 में हुआ था, इसमें भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। और बीपीएससी 45वें बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि आपको मेरे जेपीएससी मेंस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आपको पता चल जाएगा कैसे नोट्स आपको लेने हैं। आप जेपीएससी के प्री के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, झारखंड स्पेशल। जेएसएससी सीजीएल के लिए भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं जेपीएससी के प्री के लिए और जेएसएससी सीजीएल के प्री के लिए, आप सभी मेरे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं, झारखंड स्पेशल। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके सारे मैं लिंक शेयर कर दूंगी। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में क्यों कहा जाता, मतलब क्यों कहा जाना चाहिए, क्यों जाना जाता है। गुप्त सम्राटों का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास के उस युग का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। गुप्त काल में सभ्यता संस्कृति में के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा प्रगति देखने मिला था तथा हिंदू संस्कृति अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर थी और जो हिंदू कल्चर है वो बहुत ही ऊंचाइयों पर था। गुप्त काल की चहुमुखी प्रगति को ध्यान में रख करके ही इतिहासकारों ने इस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से अभिहित किया है। क्योंकि गुप्त काल में चारों ओर से प्रगति हुई थी, हर तरीके से प्रगति हुई थी, इसीलिए इतिहासकारों ने इस काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। निश्चयतः यह काल अपने प्रतापी राजाओं तथा अपनी सर्वोत्कृष्ट संस्कृति के कारण भारतीय इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण के समान प्रकाशित है। तो जो ये गुप्त काल रहा उसमें बहुत सारे प्रतापी राजा हुए और उनके द्वारा जो संस्कृति, उनकी जो संस्कृति थी, तो इस कारण से गुप्त काल जो है आज भी स्वर्ण युग कहा जाता है। साधारणतया स्वर्ण युग से तात्पर्य उस युग से है जिसमें देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं धार्मिक परिस्थितियां जो हैं वो सर्वोत्कृष्ट हों। ललित कलाओं, साहित्य के विभिन्न भागों, अंगों और सांस्कृतिक जीवन का चरम विकास हो। राष्ट्र और व्यक्ति दोनों का बहुमुखी विकास हो। भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास के अवसर प्राप्त हों। देश धन धान्य से परिपूर्ण एवं संपन्न रहता है। स्वर्ण युग के कुछ विशेषताएं गुप्त काल में पाई गई हैं। तो ये स्वर्ण युग की विशेषताएं हैं जो मैंने अभी बताया। तो इसी में से कुछ ऐसी विशेषताएं भी रहीं जो गुप्त काल में भी पाई गई। इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण युग का स्थान प्राप्त किया, वे विशेषताएं निम्न हैं। देखिए कौन कौन सी विशेषताएं, जैसे राजनीतिक एकता का काल रहा ये, फिर महान सम्राटों का ये काल रहा, साहित्य, विज्ञान, कला चरम पे रहा, भारतीय संस्कृति का प्रचार हुआ, धार्मिक सहिष्णुता रही, आर्थिक समृद्धि का काल रहा और श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का भी ये काल रहा। तो ये गुप्त काल की विशेषता थे। सबसे पहले हम लोग अब इसको वन बाय वन करके जानेंगे। तो राजनीतिक एकता का काल था वो किस तरीके से था। देखिए, गुप्त युग में आर्यावर्त ने राजनीतिक एकता के साक्षात्कार किए। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार इतने व्यापक रूप से राजनीतिक एकता स्थापित की गई। अपने उत्कर्ष काल में गुप्त साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूरब में बंगाल से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था गुप्त काल का। ये उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्य और पूरब में बंगाल से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक इसका फैलाव था। और मौर्य साम्राज्य के बाद पहला ऐसा इतना बड़ा साम्राज्य रहा। यह भाग गुप्तों के प्रत्यक्ष शासन में थी, जबकि सुदूर दक्षिण तक उनका भी यश जो था वो भी फैला हुआ था। अपने पराक्रम एवं वीरता के बल पर उन्होंने प्रायः समस्त भारतवर्ष को एकता के सूत्र में आबद्ध कर दिया था। महान सम्राटों का काल था ये, वो किस तरीके से था देखिए।
गुप्त युग में अनेक महान एवं यशस्वी सम्राटों का उदय हुआ, जिन्होंने अपनी विजयों के द्वारा एक छत्र शासन किया और समुद्रगुप्त का आदर्श संपूर्ण पृथ्वी से बांधता था। उसने न केवल आर्यावर्त के राजाओं का उन्मूलन किया, अपितु सुदूर दक्षिण तक विजय पताका फहराई थी। समुद्रगुप्त के बारे में मैंने आपको बताया, उनके काल के बारे में। तो समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं का ही उन्मूलन नहीं किया, बल्कि सुदूर दक्षिण तक भी उन्होंने विजय की पताका फहराई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का नाश करके पश्चिम तक साम्राज्य की सीमा का विस्तार किया। स्कंदगुप्त जो थे वो अपने वंश का प्रतापी शासक थे, जिन्होंने हुर्णों जैसी बर्बर एवं भयानक जाति को परास्त करके अपनी वीरता का परिचय दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल जो है वो महान सम्राटों का काल रहा। इतने वीर एवं साहसी शासक प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी अन्य युग में नहीं दिखाई देते हैं। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का काल था, और वो किस तरीके से था श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का काल? तो देखिए, प्रतिभावान गुप्त नरेशों ने जिस शासन व्यवस्था का निर्माण किया वह न केवल प्राचीन था बल्कि आधुनिक युग के लिए भी आदर्श की वस्तु कही जा सकती है। यह व्यवस्था प्रत्येक दृष्टि से उदार एवं लोकोपकारी थी। संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में भौतिक एवं नैतिक समृद्धि का वातावरण व्याप्त था। शांति और व्यवस्था का राज्य था। यहाँ पर आवागमन पूर्णतः सुरक्षित था। फाहियान जैसे यात्री ने भी गुप्त शासन की उच्च शब्दों में प्रशंसा की है। गुप्त शासकों ने प्राचीन भारतीय दंड व्यवस्था के कड़े नियमों के उदार तथा उसको मृदु बना दिए थे और मृत्यु दंड को पूर्णतया समाप्त कर दिया था। इस समय में पुलिस अथवा गुप्तचरों के आचरण से प्रजा दुखी नहीं थी। गुप्त शासन के अनेक तत्व आधुनिक प्रजातंत्रात्मक शासन में देखे जा सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषता रही गुप्त काल की। अब हम लोग जानेंगे आर्थिक समृद्धि का काल, वो किस तरीके से था। देखिए, आर्थिक दृष्टि से भी गुप्त साम्राज्यों का जो शासन काल था वो बहुत ही समृद्धि का काल था। लोगों की जीविका का प्रमुख स्रोत कृषि कर्म ही था। कृषि जीविका का प्रमुख साधन था। फिर भी व्यापार और व्यवसाय भी उन्नति पर थे। प्रायः सभी प्रकार के अन्नों एवं फलों का उत्पादन होता था। सिंचाई की भी उत्तम व्यवस्था थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैनी, दशपुर, भड़ौच आदि इस काल के प्रसिद्ध व्यापारिक नगर थे। भड़ौच और ताम्रलिपि मुख्य बंदरगाह थे। इस समय में भारत का व्यापार अरब, फारस, मिस्र, रोम, चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से इनका होता था व्यापार, और बाह्य देशों में भारतीय वस्तुओं की काफ़ी मांग थी। चीनी रेशमी वस्त्र, चीनाशुक भारत में काफ़ी लोकप्रिय थे। अब हम लोग जानेंगे धर्म की उन्नति का काल था गुप्त काल किस तरीके से। तो गुप्त सम्राटों का शासनकाल वैष्णव धर्म की उन्नति के लिए विख्यात है। गुप्त सम्राट परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, परंतु अन्य धर्मों के प्रति वे पूर्ण रूप से उदार एवं सहिष्णु बने हुए थे। गुप्त काल धार्मिक सहिष्णुता का काल था, जिसमें ब्राह्मण, बौद्ध, जैन आदि विभिन्न मत के अनुयायी परस्पर प्रेम और सौहार्दपूर्ण निवास करते थे। गुप्त सम्राटों ने सभी धर्म के जो लोग थे वो बहुत ही आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से वो रहते थे। भाईचारे की समाज में भाईचारा जो था वो कायम था। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन सभी धर्म के लोग मिल जाते थे। गुप्त सम्राटों ने बिना किसी भेदभाव के उच्च प्रशासनिक पदों पर विभिन्न धर्म अनुयायियों की नियुक्ति की थी। धार्मिक सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का प्रधान विशेषता रहा तथा इसका सही प्रतिबिंब हमें गुप्त काल में ही दिखाई देता है। धार्मिक सहिष्णुता का माहौल था गुप्त काल में। साहित्यिक विज्ञान कला के चरमोत्कर्ष का काल, किस तरीके से साहित्य में, विज्ञान में और कला में विकास हुआ गुप्त काल में, अब हम लोग वो जानते हैं। देखिए, गुप्तकालीन शांति एवं सुव्यवस्था के वातावरण में साहित्य, विज्ञान एवं कला का चरमोत्कर्ष हुआ, चरम पे पहुंचा, क्योंकि शांति और सुव्यवस्था कायम थी गुप्त काल में। संस्कृत राजभाषा के पद पर आसीन हुई थी। राजभाषा कौन थी? तो वो संस्कृत थे। और संस्कृत साहित्य का अभूतपूर्व विकास भी हुआ था गुप्त काल में।
गुप्त शासक स्वयं संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रेमी थे तथा उन्होंने योग्य कवि, लेखकों तथा साहित्यकारों को राजाश्रय प्रदान किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय भी बड़ा विद्वान एवं साहित्य अनुरागी और वीरसेन संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। वीरसेन के संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन साहित्य विभूतियों में कालिदास, देखिए कालिदास जो थे वो गुप्तकालीन ही थे। कालिदास, भारवी, शूद्रक, विशाखदत्त, इन सभी का नाम जो है वो उल्लेखनीय है। मुद्रक रचित मृच्छकटिकम ये एक नाटक है, और विशाखदत्त रचित मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम जो कि ये भी नाटक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियाँ हैं इस काल की। याज्ञवल्क, नारद, काव्यामन एवं विरस्पति स्मृतियों की रचना भी इस काल में हुई थी। अमरकोश जो कि अमर सिंह ने लिखा था, चंद्र व्याकरण जो कि चंद्र गोमिन ने लिखा था, और नीतिसार जिस कामंदक की रचना है ये, कामसूत्र जो कि वात्स्यायन ने लिखा था, इस काल की अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्त काल ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। साहित्य आपने जाना, विज्ञान के बारे में भी मैं आपको बता दूं। अंक गणित, ज्योतिष, रसायन एवं धातु विज्ञान का इस काल में सम्यक विकास हुआ था। इस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। देखिए आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल के ही थे, जिनकी प्रमुख कृति जो है वो आर्यभट्टियम थी। इन्होंने खोज की पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। प्रख्यात ज्योतिषाचार्य जो वराहमिहिर थे वो गुप्त काल के अन्य विभूति थे। उन्होंने ग्रहों, नक्षत्रों की स्थिति पर भी विचार किया, और उनकी प्रमुख रचना है बृहजातक, पंच सिद्धांतिक, बृहत संहिता, लघु जातक, ये सभी जो हैं ये प्रमुख रचना है वराहमिहिर के, जो कि एक ज्योतिषाचार्य थे गुप्त काल के। अब हम लोग जानेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के महाराली लौह स्तंभ के स्थापत्य के बारे में हम लोग जाने। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली स्तंभ जो लेख है वो गुप्तकालीन धातु विज्ञान का समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण देता है। कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में गुप्त काल की उपलब्धियां अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर है, क्योंकि मंदिर बनना शुरू हुआ था गुप्त काल में, और ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण, जैसे चबूतरा, शिखर, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, इनकी मुख्य विशेषताएं थी। गुप्तकालीन मंदिरों में तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का मंदिर और मुकुंद दर्श का मंदिर प्रमुख है। 2 बौद्ध स्तूप, सारनाथ का धम्मेक स्तूप और भूमरा का शिव मंदिर इसी काल के हैं। गुप्तकालीन मूर्तियां गांधार शैली के प्रभाव से बिल्कुल अछूती हैं। जैसे कुषाण काल में हम लोगों ने देखा गांधार शैली के बारे में, तो गुप्त काल में गांधार शैली का प्रभाव नहीं था। कुषाण मूर्तियों के विपरीत इनका प्रभा मंडल अलंकृत होता है, जो प्रभा मंडल है वो अलंकृत होता है। गुप्त युग की 3 बुद्ध मूर्तियों के विपरीत उनका प्रभा मंडल अलंकृत है, और गुप्त युग की 3 बुद्ध मूर्तियां उल्लेखनीय है। सारनाथ का बुद्ध मूर्ति, मथुरा की बुद्ध मूर्ति और सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति, ये सभी गुप्तकालीन ही हैं। चित्रकला का भी सम्यक विकास इस काल में देखने को मिलता है। अजंता की चित्रकला करुणोत्पादक तथा हृदय को द्रवीभूत करती है। निष्कर्ष में अब हम लोग जानेंगे, इससे यह स्पष्ट होता है कि सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में गुप्त काल में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अतः हम कह सकते हैं कि इस काल का भारतीय इतिहास में अद्वितीय स्थान है, और इसकी समकक्षता में कोई अन्य काल नहीं आ सकता है। गुप्तों के पूर्व यद्यपि मौर्य शासकों का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था, मौर्य का साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तृत था गुप्त की अपेक्षा अगर देखा जाए तो, तथापि इसमें संस्कृति की वह चहुमुखी प्रगति हमें देखने नहीं मिलती है जिसका साक्षात्कार हम गुप्त युग में करते हैं। आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक और कला कौशल के क्षेत्र में इस समय में देश की उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था, और परंपराओं का निर्माण हुआ जो आगामी शताब्दियों के लिए आदर्श स्वरूप बनी रहे। अतः गुप्त काल को प्राचीन इतिहास में स्वर्ण युग की संज्ञा से विभूषित करना सर्वथा उचित और तर्कसंगत प्रतीत होता है। तो ये हो गया गुप्त काल से संबंधित आज की क्लास, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इस वाक्य की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए,
प्रश्न वही है, लेकिन यहाँ पर आपको आलोचनात्मक समीक्षा करना है। और आपने अभी जाना गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ऐसे मैं बता देती हूँ, 9905917516। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो भी दे दूँगी। एक बार और मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँ आपको, 9905917516। तो आप इस पर कांटेक्ट कीजिए, मैं इसका डिटेल दे दूँगी कैसे आपको इसके PDF मिलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।